हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। एक और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर स्टॉक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने Q2 में किस तरीके का रिजल्ट निकाला और इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखो, हमारे पास कभी भी कोई भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक आता है तो सबसे पहले तो हमारे पास जरूरी हो जाता है कि एक कंपेरेबल मेट्रिक ढूंढना कि भाई इसकी ग्रोथ को हम कौन से मेट्रिक से कंपेयर करें जिससे हमें पता चले कि ये ग्रोथ अच्छा या बुरा है। कि सपोज कोई बैंक X% ग्रो कर रहा है तो एक्स को किसी से कंपेयर करना पड़ेगा ना किसी नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई ये एक्स ज्यादा रेट पे ग्रोथ है या कम रेट पे ग्रोथ है, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि देश के जो दो सबसे बड़े बैंक है उनका एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ कितना आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर लो। तो अगर हम लेके चलें HDFC बैंक और SBI का जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ होगा वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैंकिंग इंडस्ट्री का रेट ऑफ ग्रोथ होगा। अगर आपका बैंक उससे ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है बहुत बढ़िया बात है, और अगर कम रेट पे ग्रो कर रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। हमारे पास उससे ज्यादा रेट पे ग्रो करने वाले बहुत दिग्गज बैंक्स ऑलरेडी बैठे हैं, हम उस वाली कंपनी में दिमाग नहीं लगाना चाहेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि SBI और HDFC दोनों मिलकर लगभग लगभग 14-15% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हैं, तो एक जो कंपनी 14-15% से बैंकिंग सेक्टर में और 14-15% से कम रेट पे ग्रो कर रहा है तो वो हमारे लिए एक बेकार ही कंपनी माना जाएगा। उसको हम जरूर स्टडी जरूर करेंगे कि भाई कहीं आगे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, या कहीं ना कहीं उसकी बॉटम लाइन में ग्रोथ आ रही हो क्योंकि वो अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करता हुआ लेके आ रहा हो। वो सारी चीजें जरूर करेंगे, पर जब तक लोन बुक ग्रोथ नहीं आएगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ हम शुरू कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो लगभग लगभग 42,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और ये भी वही एक पीएसयू बैंकिंग कंपनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें मेजोरिटी स्टेक होल्ड करके रखता है। तो एक पीएसयू कंपनी के नजरिए से भी हम इसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें कि इनका लोन बुक किस रेट पे बढ़ा तो इनका लोन बुक ग्रोथ आया 19% का ओवर वाई लेवल, तो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा का ग्रोथ आया। बहुत बेहतरीन बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ आया 15.5% का, ये भी ठीक ठाक लेवल पे है। अब ये जितना ज्यादा क्लोज होगा आपके लोन बुक ग्रोथ के उतना ज्यादा अच्छा है, और अगर लोन बुक ग्रोथ से ज्यादा होगा तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि एक चीज समझो, ये लोग बहुत ज्यादा लेवरेज है। या अगर मैं अभी बात करूं तो ऑलमोस्ट 16 टाइम्स लेवरेज है, और इससे ऊपर ये लोग जा नहीं सकते। ये पीएसयू कंपनी है इसीलिए आपको यहाँ पर 16 टाइम्स लेवरेज तक भी देखने को मिल गया। नहीं तो कोई भी जनरली बैंक 10, 11, 12 टाइम्स लेवरेज से ऊपर जाता नहीं। 16 टाइम्स अगर कोई भी कंपनी लेवरेज है तो इसका मतलब ये तो पता चल रहा है उसको अपने डिपॉजिट का ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा और QIP करना पड़ेगा। तो QIP इन्होंने कर लिया है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। बट सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये हो जाती है कि आपका डिपॉजिट का ग्रोथ रेट अच्छा है, क्योंकि आप देखो बैंक क्या कर रहा है, एक तरफ से पैसा उठा रहा है दूसरी तरफ लेंड कर रहा है। तो अगर आपका जो पैसा प्रोक्योरमेंट का रेट है, जिस रेट पे आप पैसा उठा रहे हो वो कम होगा आपके जिस पेज पे आप पैसा रिलीज कर रहे हो, मतलब जिस पेज पे आप लोन दे रहे हो उससे, तो क्या होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका क्या होगा, जो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ है ना वो कम हो जाएगा। आपका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ मैच कर जाएगा आपकी डिपॉजिट की पेस ऑफ ग्रोथ से, क्योंकि आपके पास फंडिंग के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो जितना अच्छा डिपॉजिट ग्रोथ होता है किसी बैंक का उतनी अच्छी बात है, उतने ज्यादा पेज पे वो अपनी लोन को डिस्पर्स कर सकते हैं और अपनी लोन बुक को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज हमें देख के चलना है। तो इनका अच्छा खासा लेवल पे आया, बट अब ये इतना ज्यादा लेवरेज है तो हमें इनसे और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और भी ज्यादा उम्मीद है कि आप अपना जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसको और भी ज्यादा बढ़ाओ और बेहतर करो। तो ये चीज हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम टर्म डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर। तो टर्म डिपॉजिट ग्रोथ की मैं बात करूं तो 18% के आसपास का है। अब देखो कोई भी बैंक में अगर आपको ये देखने को मिलता है कि भाई टर्म डिपॉजिट ग्रोथ 18% के आसपास का, और हमारा टोटल डिपॉजिट ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है 15.5% के आसपास, इसका मतलब क्या हो गया कि शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स टर्म डिपॉजिट। तो इससे हमें चीज क्या समझ में आई कि आपका कासा रेशो खराब हो रहा है। लोग बागों ने अपने करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में से पैसा निकाला और उठा के उसकी FD कर दी, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट था। FD कर दी तो आपका ओवरऑल कासा रेशो खराब हो गया। तो इनका भी कासा रेशो खराब हुआ है, बट इतने बेहतरीन लेवल्स पे है जिसमें हमें कोई दिक्कत मतलब फिक्र करने वाली बात है नहीं। अगर हम देखें इनका कासा रेशो ड्रॉप फ्रॉम 49.86% टू 49.29% के आसपास, तो ठीक है थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल गया। बट 50%, 49% के आसपास का कासा बहुत बेहतरीन कासा है। हमें ये चीज और भी ज्यादा ट्रैक करनी पड़ेगी उन कंपनियों में जिनका कासा बहुत ही कम है, कि भाई अब गिर गिर के वो 20%, 22%, 25% के आसपास आ गया है, तो वहां पर और भी ज्यादा ट्रैक करना पड़ेगा। इनका थोड़ा बहुत गिर भी गया तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलरेडी 49% कासा इन्होंने रख रखा है।
तो कोई यहाँ पर भी इशू देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर हम अभी तक बात करें तो अभी तक तो सारी चीजें बैंक की ठीक ही लग रही है कि भाई ठीक-ठाक रेट पे डिपॉजिट ग्रोथ आ रहा है, अच्छी खासी रेट पे हमारा लोन बुक ग्रोथ भी आ रहा है और आपका जो कासा रेशियो है वो भी बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से मेंटेन है, वहाँ पर भी कोई इशू आ नहीं रहा। अब आगे चलते हैं और चीजें देख लेते हैं। अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो 26% आता है हमारा लोन बुक फ्रॉम रिटेल लेंडिंग। रिटेल को भाई हाउसिंग लोन दे दिया, व्हीकल लोन दे दिया, रिटेल की तरफ जितने भी फोकस प्रोडक्ट्स हैं उससे 26% के आसपास का लोन आता है और उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला 23% का ओवर वाई वाई लेवल। 38% लोन आता है हमारा कॉर्पोरेट सेगमेंट से, वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 8% ऑन अ क्वार्टर ऑन अ वाई वाई लेवल एंड 20% ग्रोथ हमें 20% आता है हमारा एमएसएमई बिजनेस से और वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 34% का। तो एक बार वापस समझ लेते हैं। देखो 26% आ रहा है हमारे रिटेल में से, 23% का हमें उसमें ग्रोथ देखने को मिला, 38% आ रहा है हमारे कॉर्पोरेट वाली साइड में से, 8% का उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला और एमएसएमई वाले में से 20% आ रहा है और उसमें हमें 35% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और अगर एग्रीकल्चरल सेगमेंट के बारे में बात करूं तो वहां से 15% का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो अब ये टोटल टोटल 100% ये वाला लोन बुक बन जाता है। अब देखो इस वाली लोन बुक में जितना ज्यादा रैम का पोर्शन होगा, रैम क्या है, ये आपका रिटेल, एग्रीकल्चरल और एमएसएमई, उतना ज्यादा बेहतर है क्योंकि कॉर्पोरेट लोन्स में आगे चल के काफी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि एक तो आप लार्ज टिकट साइज लोन देते हो कि भाई आपने 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का एक साथ लोन दे दिया, तो अगर कोई भी बंदा डिफॉल्ट करता है तो आपका एनपी नंबर बहुत एकदम से ज्यादा दिखने लग जाता है, एकदम से बहुत बड़ा चंक आपके एनपीए में चला जाता है। तो जिस बैंक का जितना ज्यादा कॉर्पोरेट लैंडिंग कम होगा उतनी अच्छी बात है। करंट सिनेरियो के हिसाब से बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है तो आप कॉर्पोरेट में भी लोन दोगे, हमें वहां से भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट हाल फिलहाल जो स्थिति है, आपका जितना कॉर्पोरेट एक्सपोजर कम होगा उतनी अच्छी बात है। तो ये अपने कॉर्पोरेट एक्सपोजर लगातार कम करते जा रहे हैं, इसीलिए आप देख लो कॉर्पोरेट वाली लोन बुक हमारे सिर्फ 8% से बढ़ा, बाकी सारी में आप देखो कोई 23% से बढ़ रहा है, कोई 35% से बढ़ रहा है, कोई 25% के आसपास से बढ़ रहा है। तो ठीक है, ये चीज भी हमने समझ ली। तो अब रैम पोर्शन इनका जो है वो बढ़ के पहुंच गया 62% के आसपास, जो पिछले साल करीबन 58-59% के आसपास था। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम हुआ, यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट की तरफ ही हम गए हैं। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी की, तो नेट प्रॉफिट बढ़ा बाय 46% ओवर वाई वाई लेवल। तो बहुत बेहतरीन बात, इसका मतलब हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिला कि हमारा एडवांसेस बढ़े, लोन बढ़ा बाय 19% बट हमारा पैट बढ़ गया बाय 46%। तो ये भी बहुत बेहतरीन बात है। इसके विषय में हम आगे भी बात करेंगे कि ये किस तरीके से हमें डिकोड करना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए कि 46% का पैट ग्रोथ अच्छा है, बुरा है, वन टाइम है या कंसिस्टेंट रह सकता है। इन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अब देखो, अगर हम मैं बात करूं थोड़े से निम्स की, तो कंपनी का निम्स भी एक्सपैंड हुआ ओवर अ वाई वाई लेवल एज वेल एज ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल और अब क्लोजर टू 4% के आसपास का निम पहुंच गया। और 4% का निम ये ऑलमोस्ट अपर लिमिट होती है ज्यादातर बैंक्स के लिए। 4% से ज्यादा का निम ये लोग बना नहीं पाते, तो वो अपर लिमिट पे पहुंच गए हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि भाई आप इंप्रूवमेंट कर करके 4% के निम के आसपास पहुंच गए हो, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा अगर नंबर्स की बात करें, हम एक एक करके नंबर समझते हैं। अब देखो ये सारी चीज आपको समझने में हेल्प होगी अगर आप मेरा जो लेंडिंग स्पेस है, बैंक्स को किस तरीके से एनालाइज करना है, फाइनेंशियल को किस तरीके से एनालाइज करना है, वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको ये सारी चीज समझने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार वो वाला वीडियो जरूर देखो, वो आपको मेरी प्रोफाइल के हाईलाइट्स वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना, वो आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम की, कि भाई जो आपने लोन दे रखा था उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट कमाया, वो इंटरेस्ट इनकम कितने किस स्टेज पे बढ़ा। तो इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 19% ओवर अ वाई वाई लेवल। हाँ, 19% ओवर अ वाई वाई लेवल। और अगर हम बात करें टोटल इनकम की, अब टोटल इनकम में दो कंपोनेंट आते हैं, इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम। अगर दोनों को मिला दें तो ये बन जाती है आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम ऑल्सो वेंट अप बाय 19% ओवर वाई वाई लेवल, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें से, अब चीजें घटाने की कोशिश करते हैं कि भाई अब आपने सारी की सारी कमाई जोड़ ली, अब देखो आपके खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं, केपेक्स क्या क्या हो रहा है। तो आपके एक्सपेंसेस वेंट अप बाय 21% ओवर वाई वाई लेवल। तो आपका कमाई बढ़ी थी 19% से, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए 21% से। इसका मतलब क्या हुआ, आपका खर्चा ज्यादा पेज पे बढ़ा, इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम आएगा। तो इसीलिए हम देखें हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 15% के आसपास ही आ रहा है। बट आगे क्या हुआ, अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से घटाते हैं प्रोविजन, कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लोन आपका खराब होने वाला है, उसके लिए आज से ही
आज से ही आप कुछ पैसा प्रोवाइड करके रख देते हो, कुछ पैसा साइड हटा के रख देते हो, वो होते हैं आपके प्रोविजन। तो अब इस कंपनी के प्रोविजन नेगेटिव में गए, मतलब जो पहले इन्होंने पुराना पैसा रख रखा था, उसमें से इन्होंने 17 करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए। तो इनके नेगेटिव प्रोविजन की वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला। तो ये बहुत बेहतरीन बात है। इसका मतलब कंपनी को आगे चल के अपनी एसेट क्वालिटी में कोई भी हिट देखने को नहीं मिल रहा है। इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ही प्रिस्टीन रहने वाली है। ये कंपनी इस चीज से बताती है कि आपके प्रोविजन ही कम हो रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन बात, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें मैनेजमेंट से एक चीज समझनी पड़ेगी कि केपेक्स 21% से क्यों बढ़ा। कि केपेक्स में ऐसा क्या हुआ, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज इन टर्म्स ऑफ केपेक्स क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि केपेक्स का जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो आपके कम होता अगर नेट इंटरेस्ट इनकम से, या नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ से, तो वो और भी बेहतर रहता कंपनी के लिए। चलिए, ये भी चीज हमने समझ ली। अब अगर हम बात करें थोड़े से और मैट्रिक्स के बारे में बात कर लें। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो लगातार ऊपर जा रहा है, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी लगातार ऊपर जा रहा है। मतलब कहानी वही है कि भाई जिस रेट पे ये लोग इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, मतलब जो डिपॉजिट का रेट है वो भी ऊपर जा रहा है, और ओवरऑल इनका फंडिंग बुक का भी कॉस्टिंग ऊपर जा रही है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, तो ये तो ऊपर जानी जानी है। बट इसकी वजह से इन्होंने अपनी यील्ड्स को भी बढ़ा दिया, इसलिए इनका स्प्रेड मेंटेन रहा। अब देखो, स्प्रेड क्या होता है कि जिस रेट पे आप लोन दे रहे हो वर्सेस आपको जिस रेट पे आपको पैसा मिल रहा है। तो अगर एक एग्जांपल लेके हम समझें, तो अगर एक मैं बैंक हूं और मेरे को पैसा मिल रहा है 5% पे, और मैं लोन आउट कर रहा हूं उसको 10% पे, तो मेरा स्प्रेड बन जाएगा 5%, मतलब 10 माइनस 5, मतलब जो मेरा यील्ड है माइनस मेरी कॉस्ट ऑफ फंड्स, दैट बिकम्स द स्प्रेड। ये होता है स्प्रेड। इन्होंने अपने स्प्रेड को कम नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जो यील्ड ऑन एडवांसेस है, जिस रेट पे ये लोग लोन दे रहे हैं, उसको भी प्रोपोर्शनली बढ़ा दिया। जैसे 27 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज आया था इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में, तो इन्होंने यील्ड ऑन एडवांसेस को भी 28 बेसिस पॉइंट्स के आसपास से बढ़ा दिया। तो ये भी बहुत बेहतरीन बात है। इसका मतलब सारी की सारी जो कॉस्ट थी वो कंज्यूमर को पास ऑन हो गई, वो सारा का सारा एंड कस्टमर के ऊपर आ गया। बैंक को बीच में कुछ ना कुछ कोई भी कट नहीं लेना पड़ा। तो ये भी अच्छी बात है। आप थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी की। बहुत ही बेहतरीन एसेट क्वालिटी, और उसको और भी अच्छा ही करते हुए आ रहे हैं। ये कुछ चुनिंदा ऐसे ऐसे पीएसयू बैंक्स में से है जो अच्छी लोन बुक ग्रोथ भी लेके आता है और अच्छी एसेट क्वालिटी भी मेंटेन करके चलता है। अब देखो, अभी तक जितनी भी पीएसयू बैंक्स की कहानी हो रही थी ना, सब में वो लोग क्या कर रहे थे कि अपना एसेट क्वालिटी को सुधार रहे थे, इसीलिए पार्ट में ग्रोथ आ रहा था। किसी का भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत अच्छा लोन बुक ग्रोथ आ रहा हो। अगर मैं पीएनबी की बात करूं, तो वहां पर भी सारा का सारा जो खेल था वो एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का था। उनका लोन बुक ग्रोथ तो 7-8%, 9%, 10% के आसपास का ही था। बट ये उन चुनिंदा ऐसे पीएसयू बैंक्स में से है जिसका लोन बुक ग्रोथ भी आता है और एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है। तो बहुत बेहतरीन बात है। और अभी भी इनकी एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आई है। इस लेवल से भी इनकी एसेट क्वालिटी और ज्यादा सुधरी है। अगर मैं ग्रॉस एनपी नंबर की बात करूं, वो भी वाई वाई लेवल एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल नीचे गया। और अगर मैं नेट एनपी नंबर की बात करूं, वो भी इंप्रूव हुआ, बोथ ऑन अ वाई वाई लेवल एज वेल एज ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर्स बता दूं, तो ग्रॉस एनपी अब इनका पहुंच गया 1.84% के आसपास पे, और नेट एनपी इनका पहुंच गया 0.2% के आसपास पे। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और अगर मैं बात करूं इनके क्रेडिट कॉस्ट की, तो इन्होंने अपना क्रेडिट कॉस्ट का भी गाइडेंस जो है वो भी घटाया है, और क्रेडिट कॉस्ट भी घटा है। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है कि भाई आप बताते हो प्रोविजन अपॉन टोटल एसेट। प्रोविजन मतलब आप क्या आगे चल के आपको और भी ज्यादा प्रोविजन करने पड़ेंगे। तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत हमें दिख नहीं रही एसेट क्वालिटी में, इसीलिए हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे जा रही है। तो यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, मोटा मोटी यही था। अगर मैं बात करूं, इन्होंने इस क्वार्टर में 9 नई ब्रांचेस खोली, और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इनकी पहुंच गए 2508। 2508 ब्रांचेस इनके टोटल में हो गए, और पैन इंडिया प्रेजेंस है। हर स्टेट में ये लोग प्रेजेंट है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फाइनली बात कर लेते हैं हम क्यूआईपी के बारे में। अब देखो, कोई भी बैंक होता है ना, उसको अगर वो 12, 13, 14, 15 टाइम्स के आसपास लेवरेज हो जाता है, तो उसको बाहर से पैसा रेज करना पड़ता है। क्योंकि एक चीज समझो, आपको एंड ऑफ द डे आरओई देखना है। आरओई के दो कंपोनेंट समझते हैं, दैट इज आरओए इनटू लेवरेज। अब आरओए आपका एक कांस्टेंट लेवल तक ही ऊपर जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि आप जीवन भर आरओए अपना ऊपर लेके जाते जाओगे। क्योंकि आरओए का अगर हम फॉर्मूला देखें, तो आरओए का फॉर्मूला कहता है दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो आपका प्रॉफिट एक पर्टिकुलर पेज से ही ऊपर जा सकता है, और उसके उसके ऊपर आपका जो टोटल एसेट है वो भी उसी पेज पे बढ़ते रहेंगे। तो इस वजह से आपको आरओए में बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने को अब मिल नहीं सकता इस लेवल के बाद। और वहीं आपका लेवरेज की अगर मैं बात करूं, तो आप ऑलरेडी 16 टाइम्स लेवरेज हो।
तो इसके ऊपर आप लेवरेज भी नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपना इक्विटी बेस को डाइल्यूट करना पड़ेगा और बाजार से पैसा उठाना पड़ेगा नई लैंडिंग करने के लिए, नया भार लोन देने के लिए। तो ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक को क्यूआईपी करना जरूरी था। यही हमने डिस्कशन किया था Q1 में। तो Q1 में भी हमने यही बात बोली थी कि भाई बैंक उस टाइम शायद 14-15 टाइम के आसपास लेवरेज था, अब 16 टाइम्स के आसपास लेवरेज है कि उनको क्यूआईपी करना पड़ेगा। और इन्होंने क्यूआईपी किया, इन्होंने 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का क्यूआईपी किया है, जिससे जिससे इनका थोड़ा सा लेवरेज कम होगा। अब एक और चीज समझते हैं, जब इनका क्यूआईपी का पैसा इनके पास आ जाएगा ना, तो वो इनकी इक्विटी कैपिटल में जाके जुड़ेगा। तो अगर जो अभी हमें 22, 23 या 26 के आसपास का जो आरओई दिख रहा है, वो 26 का आरओई नीचे आ जाएगा। तो इसको हमें खराब तरीके से नहीं देखना कि भाई इनका आरओई नीचे आ गया। इसके पीछे का हमें गणित समझ के रखना है कि भाई इन्होंने क्यूआईपी किया था, इनका इक्विटी बेस बढ़ गया, इसकी वजह से इनका जो आरओई है वो नीचे आ गया। इसमें कोई भी खराब बात नहीं है। अगर आरओई इस वजह से नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी ने बाहर से पैसा उठाया है जिससे वो अपनी आगे की ग्रोथ फंड कर पाए। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। तो चलिए, मोटा मोटी यही की कहानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। एक कुछ चुनिंदा बैंकों में से ऐसा है जो पीएसयू बैंक होने के बाद भी अच्छी रेट पे ग्रोथ दिखाता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ आपका पैट एंड इन टर्म्स ऑफ आपका लोन बुक ग्रोथ। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।